साजिदा बेगम के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभरी हुई थी। वो तेजी से आगे बढ़ी और परीक्षा के बालों को मजबूती से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, याद रखो। तुम्हारी शादी सिर्फ पठानों में ही होगी, किसी और बरादरी में नहीं। उनकी आवाज में ऐसा सख्तपन था कि कमरे की फिजा सहम गई थी। परीक्षा की आंखों में आंसू थे, मगर वो खामोश खड़ी रही। मूसा मलिक से उसकी दोस्ती महज एक सादा सी बातचीत से शुरू हुई थी। फेसबुक पर चंद पैगामात, फिर लंबी लंबी बातें, और देखते ही देखते वो एक दूसरे के लिए अहम बन गए। ये ताल्लुक कब मोहब्बत में बदल गया, उसे खुद भी अंदाजा न हो सका। लेकिन इस मोहब्बत की कीमत बहुत भारी थी। साजिदा बेगम ने शोहर और बेटे के खौफ से उसे कमरे में कैद कर दिया था। रावलपिंडी के एक छोटे से गांव से लाहौर के बाद प्रीशु के मिजाज में जो खुद एतमादी आई थी, वो अब घर वालों को नाफरमानी लगने लगी थी। जैन खान ने जब एक रात 12 बजे उसे मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ा तो घर में जैसे तूफान आ गया। उसके बाद उस पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई, फोन छीन लिया गया, कमरे से निकलना महदूद कर दिया गया और हर कदम पर नजर रखी जाने लगी। मगर दिल को कौन कैद कर सका था? अगली रात जब पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, परीशे खामोशी से उठी। उसने पहले से तैयार रखा हुआ बैग उठाया, दरवाजे की कुंडी आहिस्ता से खोली और एक लम्हे के लिए रुकी। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे वो सिर्फ घर नहीं, अपनी पुरानी जिंदगी भी पीछे छोड़ने जा रही हो। फिर उसने हिम्मत की और अंधेरे में एक नई राह की तरफ कदम बढ़ाया। परीक्षे गुल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये तुम क्या बातें कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम अपनी माँ के सामने खड़ी हो, और वो भी इस दहशत में? साजिदा बेगम की आवाज में सख्ती ही नहीं, एक अजीब सा खौफ भी शामिल था। लाहौर आने के बाद परीक्षा की जिद बढ़ गई थी। अब वो कॉलेज जाने की बात कर रही थी, वो भी ऐसे जैसे कोई मामूली सी ख्वाहिश हो। अम्मी, मैंने कोई गलत बात नहीं की, परीक्षा ने हिम्मत जमा करके कहा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब हम पेशावर से लाहौर आ गए हैं तो हमें सोच भी बदलनी चाहिए। क्या पठानों को आगे बढ़ने का हक नहीं होता? उसके अल्फाज जैसे कमरे में ठहर गए। अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। साजिदा बेगम ने अपनी बेटियों की तरबियत में कभी उस बात की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी कि वो बड़ों के सामने इस तरह जवाब दे। परीशा ने बेख्तियार अपना चेहरा थाम लिया, आंखों से आंसू बहने लगे और गाल सुर्ख होकर जलने लगे। मगर उसने कुछ न कहा, न माफी न वजाहत, सिर्फ खामोशी, जिसमें गुस्सा भी था और दुख भी। साजिदा बेगम तेजी से कमरे से निकल गई और ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। जैन और यूसुफ खान वहीं मौजूद थे। बीवी के चेहरे पर फैले गुस्से को देखकर यूसुफ खान ने सवाल किया, क्या हुआ बेगम, खैरियत है? साजिदा बेगम ने फौरन अपने तासुरात समेटे। कुछ नहीं, बस तबीयत जरा ठीक नहीं लग रही। उन्होंने बात टाल दी। वो जानती थी कि बेटी की बातों का जिक्र यहाँ करना आग में घी डालने के मुतरादिफ होगा। खामोशी दोबारा कमरे में फैल गई, मगर साजिदा बेगम के दिल में एक हलचल मची हुई थी। वो सोच रही थी, क्या लाहौर आना वाकई ही दुरुस्त फैसला था? पेशावर के एक सादा से गांव से निकलकर वो इस बड़े शहर में सिर्फ अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आई थी। सैन को आला तालीम हासिल करनी थी और उसके लिए लाहौर की यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया गया था। मगर अब बेटी भी वही रास्ता मांग रही थी और ये बात उन्हें किसी सूरत कबूल न थी। उनके खानदान में लड़कियों के लिए हदें बहुत वाजिया थी। ऐसे ख्वाब देखना भी जुर्म समझा जाता था, खासतौर पर वो ख्वाब जो लड़कियों के साथ एक ही अदारे में पढ़ने से जुड़े हों। परीक्षा ने पेशावर में मैट्रिक मुकम्मल किया था, मगर अब 16 साल की उम्र में उसकी सोच बदल रही थी और यही तब्दीली साजिदा बेगम को डरा रही थी। इधर परीक्षा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसके दिल में गुस्सा था, रस्मों रिवाज के खिलाफ, पाबंदियों के खिलाफ और शायद अपनी बेबसी के खिलाफ भी। वो हमेशा से इन रवायतों को नापसंद करती आई थी, मगर आज पहली बार उसे लगा कि ये सब उसके लिए जंजीर बन चुके हैं। एक लम्हे को उसके दिल में ख्याल आया, काश वो सब छोड़कर चली जाए, कहीं दूर जहाँ उसे अपनी मर्जी से जीने का हक हो। मगर अभी तक उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। दोपहर गुजरकर शाम में बदल गई थी, मगर वो कमरे से बाहर ना निकली। इधर साजिदा बेगम मुलाजमा के साथ खाने की तैयारियों में मसरूफ थी। लाहौर आए उन्हें सिर्फ 4 दिन हुए थे और वो अपने ही कशादा बंगले में रह रहे थे। माली तौर पर वो हमेशा मुस्तहकम रहे थे, मगर जहनी सुकून जैसे कहीं पीछे रह गया था। खाना तैयार होने के बाद साजिदा बेगम ने एक गहरा सांस लिया और बेटी के कमरे की तरफ बढ़ गई।
दिल नरम था मगर लहजा अब भी वही सख्ती लिए हुए था। ये तुम यहाँ मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? तुम्हारे बाबा भी पूछ रहे थे, चलो नीचे आकर खाना खाओ। उन्होंने कदरे सख्ती से कहा। परीशा ने पलटकर भी न देखा। मुझे कहीं नहीं जाना। जब आप मेरी बात नहीं मानती तो मैं भी आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। अब मैं भी वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। आप जा सकती हैं यहाँ से। उसने दो टोक अंदाज में जवाब दिया और माँ की तरफ बैठकर पीट करके बैठी रही, जैसे उसके और साजदा बेगम के दरमियान फिर फासले नहीं, एक पूरी सोच की दीवार खड़ी हो चुकी हो। परीशा गुल, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटा? ये रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लड़कियों को हर बात सेब नहीं देती। वक्त पर खुद को संभाल लो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। साजदा बेगम उस पर गुस्से की बजाय नरमी से बोल रही थी, जैसे वो डांट कर नहीं बल्कि समझाकर बेटी को कायल करना चाहती हूँ। तुम अभी बच्ची हो और बच्चों को हर ख्वाहिश पूरी करने की इजाजत नहीं दी जाती। देखो आयजा को, उसने हमारी मर्जी से निकाह कर लिया। मैट्रिक के बाद उसने कोई जिद नहीं की, तो तुम क्यों इस बात पर अड़ी हुई हो? उनके लहजे में इल्तिजा भी थी और थकन भी, मगर परीक्षा अपनी जगह खामोश और डटी हुई बैठी थी। वो जानती थी कि हमेशा की तरह अगर वो जिद पर कायम रही तो शायद इस बार भी अपनी बात मनवा ले, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि इस दफा मामला पहले जैसा नहीं। अभी माँ बेटी के दरमियान खामोशी की एक दीवार कायम ही थी कि दरवाजा खुला और आयशा गुल अंदर आ गई। अम्मी, बाबा बुला रहे हैं। आप लोगों ने खाना नहीं खाया? वो हल्के से मुस्कुराकर बोली, मगर कमरे की फिजा देखकर उसकी मुस्कुराहट मध्यम पड़ गई। साजदा बेगम ने गहरा सांस लिया। बेटा तुम ही समझाओ इसे, मेरी तो समझ से बाहर हो गई है ये लड़की। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई और दोनों बहनें आमने सामने रह गई। आयशा ने बाजू बांधकर परीक्षा को देखा। हाँ भाई, क्या मसला है? क्यों अम्मी को तंग कर रखा है तुमने? उसके अंदाज में बड़ी बहन वाला रौब साफ झलक रहा था। परीक्षा ने सर उठाया और सीधी नजरों से उसे देखा। प्लीज आपी, आप खामोश रहिए। मुझे सब पता है कि आप किससे छुप छुप कर बातें करती हैं। और हाँ, वो मोबाइल भी, जो आपने सबसे छुपा रखा है। ये सुनता ही आयशा के चेहरे का रंग बदल गया। बदतमीज, तुम्हारी ये जासूसी करने की आदत अभी तक नहीं गई? और तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास मोबाइल है? उसने फौरन दरवाजा बंद किया और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। परीशा ने कंधे उचकाए। ये सब छोड़ें। ये बताएं कि आप यहाँ से जा रही हैं या मैं अम्मी को बताऊं कि आप किससे बात करती हैं और क्यों? ये एक सीधी धमकी थी। आयशा के लहजे की सख्ती फौरन घबराहट में बदल गई। प्लीज प्रीशे, अम्मी को कुछ मत बताना। वो मेरी जान ले लेंगी। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। जो तुम चाहो वो करो, बस मेरी बात ना खोलो। उसकी आंखों में वाकई ही खौफ था। परीशे के दिल में एक लम्हे को नरमी आई। वो वैसे भी अपनी आपी से बेहद मोहब्बत करती थी, चाहे दोनों की लड़ाइयाँ कभी खत्म न होती थी। एक शर्त पर, परीशा ने धीरे से कहा। आयशा ने बेचैनी से उसकी तरफ देखा, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। उसके ज़हन में बस यही चल रहा था कि न जाने परीशा ने और क्या कुछ सुन लिया होगा। वो लम्हे, वो बातें जो वो कामरान से फ़ोन पर किया करती थी। कामरान सिर्फ उसका कज़न नहीं, उसका शौहर भी था। 6 माह पहले उनका निकाह हो चुका था, मगर रुखसती अभी बाकी थी। वो दुबई कारोबार के सिलसिले में गया हुआ था और 2 साल बाद वापसी पर ही वो उसे अपने साथ ले जाने वाला था। आयशा जानती थी कि वो कोई गलत काम नहीं कर रही। वो सिर्फ अपने शौहर से बात करती थी, अपने दिल की बातें, अपनी तन्हाई, अपनी उम्मीदें। मगर उस घर के असूल वो इन जज़्बात को भी छुपाने पर मजबूर कर देते थे। मगर उस लम्हे आयशा के दिल में अजीब-सी घबराहट उतर आई थी। वो जानती थी कि घरवालों की नज़र में अपने शौहर से छुपकर बात करना भी गलत समझा जाएगा, चाहे वो उसका हक ही क्यों ना हो। परीक्षा उसके करीब झुकी और धीमी आवाज़ में बोली, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। लाहौर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हूँ, मगर अम्मी मान नहीं रही। उसकी बात सुनकर आयशा जैसे साकित रह गई। परीक्षे, तुम होश में हो? ये तुम क्या कह रही हो? अगर ज़ैन भाई ने सुन लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो खुद बड़ी बहन थी, मगर उसके लहजे में खौफ साफ झलक रहा था। परीक्षा ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। मुझे किसी से डर नहीं लगता। ज़ैन को जो करना है कर ले। मैंने अम्मी अब्बू को मनाना है और इसमें तुम मेरी मदद करोगी, वरना। उसने जुमला अधूरा छोड़कर एक मायनी खेज मुस्कुराहट दी। आयशा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, मगर वो कुछ न कह सकी। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने मुखालफत की तो परीक्षा उसका राज खोल देगी। इसी खौफ ने उसकी जुबान बंद कर दी।
चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने दिल पर पत्थर रखकर हल्का सा सर हिला दिया। वो जानती थी कि घर वाले कभी भी इस बात पर राजी नहीं होंगे, मगर अगर वो 2-4 बार परीक्षा का साथ दे भी दे तो कम से कम अपना राज महफूज रख सकती है। तो फिर बताओ, मेरा साथ दोगी? परीक्षा ने हाथ आगे बढ़ाया। आयजा ने जबरदस्ती मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। चलो अब ये सब छोड़ो, नीचे चलते हैं वरना अम्मी फिर आ जाएंगी। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले आए। दोनों बहनें डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गईं। आयजा के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी, जबकि परीक्षे हमेशा की तरह बेफिक्र और मुतमईन नजर आ रही थी। वह दूसरों को उलझाकर खुद हल्की हो जाने वाली लड़की थी, शरारती, चुलबुली और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बेबाक। जैसे ही वो दोनों टेबल पर बैठी, आयशा ने आहिस्ता से कुछ कहना चाहा ही था कि यूसुफ खान की आवाज गूंजी। ये तुम दोनों क्या सरगोशियां कर रही हो? आयशा चौंक गई। वो अपने बाप से बेहद डरती थी। कुछ नहीं बाबा जानी, बस वैसे ही बात कर रही थी। उसने जल्दी से जवाब दिया और पानी का गिलास उठा लिया। परीक्षा उसकी हालत देखकर हंसने लगी। आप ही बताए ना, हम क्या बात कर रहे थे? आपने कहा था ना कि आप मेरा साथ देंगी। ये सुनकर आयशा के होश उड़ गए। उसने फौरन आंखी के इशारे से उसे खामोश रहने को कहा, मगर परीक्षा कहाँ रुकने वाली थी। क्या बात है, साफ साफ बताओ, सैन ने सख्त लहजे में कहा। आयशा के हाथ कांपने लगे, मगर परीक्षा ने मुस्कुराते हुए बात अपने हाथ में ले ली। छोड़े, मैं खुद ही बता देती हूँ। आप लोग तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे मैं कुछ जुर्म करने जा रही हूँ। आप सबकी नजरें उस पर थी। साजदा बेगम के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगी कि कहीं ये लड़की कॉलेज वाली बात ना छेड़ दे। मगर वही हुआ जिसका उन्हें डर था। मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। लाहौर के कॉलेज में दाखिला लेना है मुझे। जुमला खत्म होते ही फिजा जैसे मुंजमद होगी। अगले ही लम्हे सैन गुस्से से उठ खड़ा हुआ। परीक्षे, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम कॉलेज जाओगी, वो भी लाहौर में? ये कहने से पहले एक बार सोच तो लेती। उसके लहजे में गुस्सा साफ झलक रहा था, मगर बाप के सामने वो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। अगर यूसुफ खान वहां मौजूद न होते तो शायद वो अपना गुस्सा किसी और ही अंदाज में जाहिर कर चुका होता। बस करो जैन, ये कौन सा तरीका है बहन से बात करने का? यूसुफ खान की आवाज में अचानक सख्ती आ गई। पठानों का गर्म खून एक लम्हे को जरूर भड़का, मगर उन्होंने खुद को संभाल लिया और बेटे को वहीं रोक दिया। ये मंजर परीक्षा के लिए किसी जीत से कम न था। वो जानती थी कि अपने बाप के दिल में उसके लिए एक खास जगह है। वो सबसे छोटी थी और अक्सर उसकी जिद्दें भी मान ली जाती थी, मगर आज मामला मुख्तलिफ था। यूसुफ खान ने नर्म लहजे में उसकी तरफ देखा। परीक्षे, परीक्षे बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम जानती हो हमारे खानदान की लड़कियां मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ती। मैं नहीं चाहता कि दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बात सुनूं। उनकी बात में नरमी थी, मगर फैसला अटल था। परीक्षा ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज जैसे उसके गले में ही अटक गए। वो खामोशी से बैठी रही, आंखों में नमी ली और फिर अचानक उठकर वहां से चली गई। इस बार उसकी जिद नहीं मानी गई थी। कमरे में पहुंचते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने गुस्से में बेड की चादर खींच कर नीचे फेंक दी, मगर उससे आगे कुछ न तोड़ा। वो अपने कमरे से बहुत मोहब्बत करती थी। हर चीज उसने अपनी मर्जी से सजाई थी और वो उससे बिखरता हुआ नहीं देख सकती थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाजा खुला और जैन के अलावा बाकी सब अंदर आ गए। परीक्षा ने किसी की तरफ न देखा, बस चुपचाप बैठी रही। यूसुफ खान उसके पास आकर बैठ गए और नरमी से बोले, मेरी जान, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। ये जिद छोड़ दो। अपनी माँ और बहन के साथ घर पर ही रहा करो। अगर तुम कहो तो कल तुम सबको मैं माल भी ले चलूंगा। वो उसे बच्चों की तरह बहला रहे थे, मगर परीक्षा का दिल नहीं मान रहा था। वो खामोशी से रोती रही और फिर आहिस्ता से सर बाप के कंधे पर रख दिया। बाबा, आप मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते। आप हमेशा जैन की बात मानते हैं। मेरी एक छोटी सी बात भी नहीं मान रहे। मैं आपसे नाराज हूँ। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप सब यहाँ से चले जाएं। परीक्षा मर गई आप सबके लिए। उसकी आवाज भर आ गई थी, मगर उसके अंदाज में मासूम सी जिद भी शामिल थी। साजदा बेगम और आयशा एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। वह जानती थी कि यह सब उसके लाड का हिस्सा है। यूसुफ खान ने उसके बालों पर हाथ फेरा। नहीं मेरी जान, ये बात मैं नहीं मान सकता। उसके अलावा जो तुम कहोगी मैं ला कर दूंगा। बताओ मेरे बच्चे को क्या चाहिए? वो अब भी ऐसे पूछ रहे थे जैसे कोई नन्ही बच्ची खिलौने के लिए जिद कर रही हो। परीक्षा ने आंसू पोंछे और चंद लम्हे खामोश रही।
उसे समझ आ गया था कि कॉलेज वाली बात मानना नामुमकिन है, इसलिए उसने अपनी दूसरी ख्वाहिश सामने रख दी। बाबा, मुझे एक स्मार्टफ़ोन चाहिए, उसने आहिस्ता से कहा, मगर उसके अल्फाज सबने साफ सुन लिए थे। अब भी हम पुराने ज़माने की तरह लैंडलाइन या अम्मी का मोबाइल इस्तेमाल करें। मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अपना फ़ोन चाहिए। ये सुनते ही साजिदा बेगम ने सर पकड़ लिया और आयज़ा ने हैरत से आंखें फैला दी। उसके लिए ये सोच भी अजीब थी कि कोई लड़की अपने बाप के सामने इस तरह मोबाइल मांगे, वो भी स्मार्टफ़ोन। मगर यूसुफ खान ने कुछ लम्हे सोचने के बाद कहा, ठीक है बेटा, मैं ज़ैन से कहता हूँ वो कल ही तुम्हारे लिए मोबाइल ले आएगा। बस तुम वादा करो कि तुम अपनी अम्मी को दोबारा कॉलेज के लिए तंग नहीं करोगी। ये सुनकर कमरे में जैसे खामोशी छा गई। साजिदा बेगम हैरान रह गई और आयशा तो जैसे यकीन ही ना कर पाई। परीशे के चेहरे पर फौरन खुशी फैल गई। वो उछलकर बाप के गले लग गई। बाबा, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन बाबा हैं। आप जैसा कोई नहीं। जो लड़की चंद लम्हे पहले आंसू बहा रही थी, अब वही लड़की खुशी से चमक रही थी। यूसुफ खान मुस्कुरा दिए। बस बस, ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं। ये रोना धोना बंद करो। हमें हमारी परीक्षा गुल हंसती हुई ही अच्छी लगती है, रोती हुई नहीं। उनके लहजे में मोहब्बत थी और आंखों में अपनी बेटी के लिए बेपनाह शफकत। वो इतने सख्त भी नहीं थे जितना ज़ाहिर करते थे, मगर ज़ैन उनसे कहीं ज़्यादा सख्त मिजाज था। अलबत्ता बाप के सामने वो भी खामोश रहने पर मजबूर था। यूसुफ खान की सोच अपने ख़ानदान से थोड़ी मुख्तलिफ ज़रूर थी। शायद इसलिए वो लाहौर आ गए थे, मगर ये फ़र्क अभी इतना भी नहीं था कि वो अपनी बेटी को इन रवायातों के खिलाफ जाने की मुकम्मल इजाज़त दे देते। थोड़ी देर बाद सब लोग कमरे से निकल गए और परीशे अकेली रह गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी। उसे पढ़ाई से इतना लगाव नहीं था। असल ख्वाहिश तो बस ये थी कि वो घर की चार दीवारी से निकलकर दुनिया देखे। मगर अब उसे लग रहा था कि शायद दुनिया खुद उसके कमरे तक आ जाएगी। अगले दिन जब यूसुफ खान ने जैन से मोबाइल लाने का कहा तो वो आवेश से बाहर हो गया। ये सब क्या हो रहा है? आप उसे बिगाड़ रही हैं। उसके लहजे में तल्खी थी। मगर उससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, यूसुफ खान का हाथ उसके गाल पर आ लगा। ज़ैन, मैं भी ज़िंदा हूँ और जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस घर में मेरी मर्ज़ी चलेगी। जाओ, बहन के लिए अच्छा-सा मोबाइल लेकर आओ। और हाँ, महँगा होना चाहिए, मेरी बेटी के लिए कोई मामूली चीज़ नहीं आएगी। बाप की डाँट के बाद ज़ैन खामोश हो गया। वो जानता था कि इस मामले में बहस करना बेकार है। शाम तक वो परीक्षा के लिए एक स्मार्टफ़ोन ले आया था। परीक्षा की खुशी का ठिकाना न रहा। वो बार-बार मोबाइल को देखती, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि अब ये उसका अपना है। ज़ैन ने खुद उसमें सिम डाल कर दी और वो आयज़ा के साथ बैठकर तस्वीरें बना रही थी। ज़ैन दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर नागवारी साफ झलक रही थी, मगर परीक्षा को उसकी कोई परवाह नहीं थी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटा-सा मोबाइल आगे चलकर कितनी बड़ी कहानी बनने वाला है। अगर यूसुफ खान को पहले से मालूम होता, तो शायद वो कभी ये कदम ना उठाते। वक़्त गुज़रता गया और परीक्षा ने आहिस्ता-आहिस्ता स्मार्टफ़ोन चलाना सीख लिया था। वो तेज़ ज़ेहन लड़की थी और आजकल के बच्चों की तरह जल्दी हर चीज़ समझने लगी थी। उसके पास ज़्यादा नंबर्स नहीं थे, सिर्फ़ मुल्तान में रहने वाली अपनी 2 कज़िन्स के, जिनसे वो पहले कभी राब्ता नहीं रख पाई थी। उसके अलावा बाप, भाई और माँ का नंबर था। वो अक्सर कमरे में अकेली बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करती, मगर जल्द ही उसे एहसास होने लगा कि ये सब काफ़ी नहीं, ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी। उसने खुद से कहा। इसी ख्याल के साथ उसने फेसबुक इंस्टॉल कर ली। स्क्रीन पर नई नई आइडियाज उभरने लगी। अनजान चेहरे, मुख्तलिफ नाम, अजीब सी दुनिया। इसी दौरान उसकी नज़र एक खास प्रोफाइल पर जा ठहरी। वो तस्वीर, वो चेहरा जैसे किसी फिल्म का हीरो हो। परीक्षा एक लम्हे के लिए साकित रह गई। उसे यूं लगा जैसे उसने पहली बार किसी को वाकई ही पसंद किया हो। हालांकि पेशावर में भी खूबसूरत लड़कों की कमी नहीं थी और उसका अपना कज़न तो उस पर जान देता था, मगर वो सब उसके लिए कभी अहम नहीं रहे थे। ये एहसास कुछ और ही था। इसी लम्हे उसने एक नई आईडी बनाई, आयशा खान के नाम से। अपनी तस्वीर उसने नहीं लगाई। वह जानती थी कि अगर किसी ने पहचान लिया तो मसला खड़ा हो सकता है, इसलिए उसने सब कुछ छुपा कर रखा। आईडी बनते ही उसने हिम्मत करके उस लड़के को मैसेज भेज दिया जिसका नाम मूसा मलिक लिखा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। चंद ही लम्हों में मैसेज सीन हो गया था और फिर जवाब भी आ गया। परीशे की आंखों में चमक आ गई। वाह, ये लोग तो कितने अच्छे होते हैं। उसने मुस्कुराते हुए सोचा। एक अजनबी को सलाम किया और फौरन जवाब भी दे दिया।
दोनों के दरमियान बातों का सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शुरू में सिर्फ चंद मैसेजेस थे, फिर लंबी गुफ्तगू होने लगी और अब तो बात काल तक पहुंच चुकी थी। परीक्षा बिना सोचे समझे अपने बारे में सब कुछ बताती जा रही थी। पेशावर का जिक्र, लाहौर आना, घर के हालात जैसे वो बरसों से उसे जानती हो। मूसा उसकी आवाज़ का असीर हो चुका था। तुम्हारी आवाज़ कमाल है, वो अक्सर कहता। ऐसा लगता है जैसे कोई कोयल बोल रही हो। अब वो बार बार एक ही बात दोहराता था, मुझे अपनी तस्वीर भेजो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। परिशे हर बार हिचकिचा जाती। नहीं, मैं नहीं भेज सकती, हम पठान हैं। अगर किसी को पता चल गया तो घर वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मूसा हंस पड़ा। आज के ज़माने में भी ऐसा होता है। वो नहीं जानता था कि हकीकत उसके ख्याल से कहीं ज़्यादा सख्त है, और ये भी नहीं जानता था कि उसके अपने घर में भी यही पाबंदियां मौजूद थीं। वहाँ भी रिश्ते सिर्फ खानदान के अंदर ही किए जाते थे। अभी उनके दरमियान न रिश्ते की बात थी, न शादी का जिक्र, बस एक अजीब सी कश्मकश थी, जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही थी। 15 दिन गुजर चुके थे और परीक्षा ने अब तक अपनी कोई तस्वीर नहीं भेजी थी। मगर आज मूसा कुछ ज्यादा ही जिद पर उतर आया था। परीक्षा गुल, प्लीज मुझे अपनी तस्वीर भेजो। मैं तुम्हारी आवाज सुन चुका हूँ, अब तो मैं देखना चाहता हूँ, वरना मैं मर जाऊंगा। परीक्षा हल्का सा मुस्कुराई, मगर दिल में हिचकिचाहट अब भी थी। मूसा जान, प्लीज समझो, मैं नहीं भेज सकती। वो इसे अब मूसा जान कहकर पुकारती थी। न जाने कब ये अजनबियत अपनायत में बदल गई थी। मूसा ने नाराजगी जताई। अगर तुमने नहीं भेजी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। उसके लहजे में जिद भी थी और जज्बात भी। परीक्षा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर हार मान गई। अच्छा ठीक है, भेजती हूँ। ये कहकर उसने कॉल बंद कर दी। अब वो अपने मोबाइल में तस्वीरें देख रही थी। कौन सी भेजे? ज़्यादातर सेल्फियाँ थीं, कुछ आयज़ा के साथ, मगर वो बहन की तस्वीर शेयर नहीं करना चाहती थी। आखिरकार उसने अपनी एक सेल्फी मुंतखब की। बाल आगे की तरफ बिखरे हुए, होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक और चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट। ब्लैक दुपट्टा गले के गिर्द लिपटा हुआ था। उसने तस्वीरें वन विव पर भेज दी थी। मूसा ने जैसे ही तस्वीर देखी, वो लम्हा भर को खामोश रह गया, फिर फौरन कॉल आ गई। हाय जालिम, तुम तो वाकई ही मार डालोगी। परीशे, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत हो। तुम्हारी आवाज खूबसूरत थी, मगर तुम तो इससे भी ज्यादा हसीन निकली। वो मुसलसल उसकी तस्वीर तारीफ किए जा रहा था और परीशे खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि वो किस रास्ते पर कदम रख चुकी है। एक ऐसा रास्ता जहाँ जज्बात चलते भी हैं और जलाने वाले भी बन जाते हैं। अब उनकी बातें ज्यादातर रात को होने लगी थी। घर के सब लोग सो जाते और वो चुपके से कॉल पर आ जाती, बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी खौफ के। कभी कभार आयशा को उसके कमरे से आवाजें सुनाई देती, मगर वो कभी शक न कर सकी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी छोटी बहन किसी अजनबी से इतना करीब हो चुकी है। कुछ दिन और गुजरे तो मूसा ने एक नई जिद शुरू कर दी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। परीक्षे का दिल एक लम्हे को रुक सा गया था। वो जानती थी ये कदम वो नहीं उठा सकती। दिल की आखिर कब तक दीवार खड़ी की जा सकती थी। परीक्षे भी हार मान गई। कुछ लम्हों की हिचकिचाहट के बाद उसने हाँ कर दी। कल दोपहर वो उससे मिलने जाएगी, मगर अकेली नहीं, आयजा के साथ। अब असल मरहला था आयजा को मनाना। परीक्षे को अच्छी तरह मालूम था कि उसकी कमजोरी कहाँ है, बस उसे सही वक्त पर इस्तेमाल करना था। वो आहिस्ता से आयजा के कमरे के बाहर आकर रुकी। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थी। आयशा फ़ोन पर थी और शायद भूल गई थी कि दीवारों के भी कान होते हैं। आप कब आएंगे? मैंने आपको देखना है। आयशा की शर्माई हुई आवाज़ सुनकर परीशे के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर पहले वो खुद भी तो यही बातें करके आई थी। उसके मोबाइल में अब मूसा की तस्वीरें भरी पड़ी थी। वो बेधड़क अपनी तस्वीरें और वीडियोस भेजता था। लड़का था, उसे किस बात का खौफ नहीं था। मगर परीशा ने अपनी तस्वीर सिर्फ एक झलक की हद तक रखी थी। इसी लम्हे उसने दरवाजे पर दस्तक दी। आयशा चौंक गई, घबराहट में फौरन मोबाइल मैट्रेस के नीचे छुपा दिया और तेजी से दरवाजा खोलने आई। दरवाजा खुलते ही उसने गहरा सांस लिया। ओह, तुम हो। मैं तो समझ रही थी अम्मी या जैन है। ये बताओ, रात के इस वक्त क्यों आई हो? परीशा ने सीधा जवाब दिया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनते ही आयशा ने माथा पकड़ लिया। अब क्या करना है तुमने? पहले भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी, और सच कहूं तो मुझ में हिम्मत ही नहीं है।
इस बार तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी, परीशा ने संजीदगी से कहा। पिछली बार छोड़ दिया था मगर अब नहीं छोड़ूंगी। आयशा के दिल में खदशा सा पैदा हुआ। क्या मतलब? जब परीशा ने सारी बात बताई तो आयशा जैसे सुन होकर रह गई। परीशे, तुम पागल हो गई हो? ये सब क्या कर रही हो तुम? परीशा ने बेनियाजी से जवाब दिया। अगर तुम्हें मोहब्बत हो सकती है तो मुझे क्यों नहीं? मैं भी इंसान हूँ और मैं कुछ गलत नहीं कर रही, सिर्फ मिलने जा रही हूँ, वो भी पब्लिक प्लेस पर। इसमें क्या बुराई है? आयजा ने सख्ती से सर हिलाया। मैं तुम्हारी इस काम में मदद नहीं कर सकती। हाँ, इतना जरूर है कि किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। यह सुनकर परीक्षा का चेहरा सख्त हो गया। अगर तुमने साथ नहीं दिया तो मैं सब बता दूंगी। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी मगर आयजा ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, चलूंगी तुम्हारे साथ। बताओ कब जाना है? वो हार मान चुकी थी। अपने राज को बचाने के लिए उसे ये कदम उठाना ही पड़ा। परीक्षा के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। कल दोपहर 2 बजे। अम्मी को मैं खुद मना लूंगी। ये कहकर वो कमरे से निकल गई और सीधा अपने कमरे में जाकर मूसा को खबर दी। वो बेहद खुश हो गया। उसका दिल चाह रहा था कि अभी उड़कर उसके पास पहुंच जाए। हालांकि उसने सिर्फ एक झलक ही देखी थी। अगला दिन आ गया। परीक्षा ने जिद करके माँ को राजी किया और दोनों बहनें ड्राइवर के साथ माल पहुंच गई। ड्राइवर को क्या खबर थी कि अंदर क्या होने वाला है। कैफे के कोने में परीक्षा और मूसा एक दूसरे के सामने बैठे थे, जबकि कुछ फासले पर आयशा अकेली बैठी उन्हें देख रही थी। उसकी नजरें बार बार मूसा पर ठहर जाती थी। वो वाकई बहुत खूबसूरत, अमीर और स्टाइलिश लग रहा था, मगर आयशा को महसूस हुआ कि शायद वो उम्र में परीक्षा से काफी बड़ा है। उसने दिल में तय किया कि बाद में इस बारे में बात जरूर करेगी। इधर परेश और मूसा अपनी ही दुनिया में मगन थे। हंसी, बातें, नसरें जैसे सब कुछ भूल गए हो। फिर अचानक मूसा संजीदा हो गया। परीश जान, मुझे नहीं मालूम कैसे, मगर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम बस इजाजत दो, मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेज दूंगा। यह सुनकर परीशे का रंग उड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे घर वाले तो मुझे मार डालेंगे। मूसा हैरान रह गया। फिर तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? परीशा ने उसके सवाल का जवाब अपने दिल में ही दबा लिया। वो जानती थी कि सच बोलने का मतलब होगा अपने ही जज्बे को रुस्वा करना, और वो ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। मूसा ने उसकी खामोशी को अपनी मर्जी का जवाब समझ लिया। मुझे कुछ नहीं पता परीक्षा जान, तुम्हें अपने घर वालों को मनाना होगा। जैसे भी हो, हम शादी करेंगे। हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। वो उससे उम्र में काफी बड़ा था, तकरीबन 23 साल का, और इस वक्त वो उसे ऐसे समझा रहा था जैसे वो वाकई एक नासमझ बच्ची हो। परीक्षा के लिए उसकी हर बात किसी हुक्म जैसी थी, और वो बगैर सोचे समझे मानती जा रही। कुछ देर पहले तक जो दोनों हंस रहे थे, अब उनके चेहरों पर संजीदगी और फिक्र के आसार नुमाया थे। ये सब दूर बैठी आयशा भी महसूस कर रही थी, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि असल मसला क्या है। 1.5-2 घंटे साथ गुजारने के बाद वो वहां से उठ गए। उनके दरमियान एक फैसला हो चुका था। वो अपनी मोहब्बत को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। दोनों अपने अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करेंगे। मूसा ने बताया था कि उसके घर में भी बाहर रिश्ता करना आसान नहीं, मगर वो इकलौता बेटा है और उसे यकीन था कि वो सबको मना लेगा। मगर परीक्षा के लिए ये रास्ता आसान नहीं था। वापसी पर दोनों बहनें गाड़ी में खामोश बैठी रहीं। आयशा के दिल में कोई सवाल थे, मगर ड्राइवर की मौजूदगी में वो कुछ पूछ ना सकी। घर पहुंचते ही वो सीधा अपने कमरे में चली गई। साजिदा बेगम घरेलू कामों में मसरूफ थी। उन्हें कुछ अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटियां किस मोड़ पर खड़ी हैं। कमरे में आते ही आयशा ने हिम्मत की। परीशे, एक बात कहूँ, वो लड़का खूबसूरत तो है, मगर उम्र में तुमसे काफी बड़ा लगता है। मुझे लगता है तुम्हें एक बार फिर सोचना चाहिए। परीशा ने बेफिक्री से हंस दिया। आपी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मोहब्बत में उम्र नहीं देखी जाती, और हम कुछ गलत नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ निकाह करना चाहते हैं, वो भी जल्दी, ताकि कोई गलती ना हो। वो वही अल्फाज दोहरा रही थी जो उसे सिखाए गए थे। आयशा ने उसे गौर से देखा, फिर धीरे से बोली, परीशे, मोहब्बत वाकई ही हो जाती है, बगैर सोचे समझे, मगर हर मोहब्बत अंजाम तक नहीं पहुंचती। मगर परीशे के इरादे मजबूत थे। हम दोनों शादी करेंगे और बस करेंगे, उसने एतमाद से कहा। आयशा के दिल में एक अनजाना खौफ बैठता जा रहा था। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं, और ना ही उसका अंजाम सादा होगा। वक्त तेजी से गुजरने लगा। आज हफ्ते का दिन था। जैन और यूसुफ खान घर पर नहीं थे, और साजदा बेगम भी किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी।
घर में सिर्फ दोनों बहनें थीं। इसी मौके को देखते हुए परीशा ने मूसा को बुला लिया। पता वो पहले ही उसे दे चुकी थी। कुछ देर बाद वो घर के बाहर खड़ा था। परीशा अपने कमरे की खिड़की से उसे देख रही थी। वह सादा से लिबास में था, ब्लैक टी शर्ट और ट्राउजर में, मगर उसकी शख्सियत फिर भी नुमाया थी। परीशा की नजरें उस पर जमी हुई थी और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। काल भी जारी थी और दोनों एक दूसरे को देख भी रहे थे। ये लम्हा जैसे किसी ख्वाब का हिस्सा लग रहा था। मैंने घर में बात की है। मूसा की आवाज़ आई। वो लोग राजी नहीं हैं। कहते हैं बाहर शादी नहीं होगी। मगर तुम फिक्र ना करो, मैं उन्हें मना लूंगा। परीशा ने खामोशी से सुना। उसने अभी तक अपने घर वालों में कोई बात नहीं की थी, मगर आज उसने खुद से वादा किया कि वो माँ से ज़रूर बात करेगी। कुछ देर बाद मूसा गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। परीशा ने खिड़की बंद की, मगर दिल के अंदर एक नई बेचैनी जाग उठी थी, जैसे वो एक ऐसे रास्ते पर कदम रख चुकी हो जहां वापसी शायद मुमकिन ना हो। कमरे की खिड़की तो बंद हो गई थी, मगर दिल के दरवाजे पूरी तरह खुल चुके थे। अब परीशा के अंदर एक नई हिम्मत जाग चुकी थी, जो शायद ये हिम्मत नहीं, जिद थी। दोपहर को जब साजदा बेगम वापस आई तो परीशा गैर मामूली तौर पर उनके पास जाकर बैठ गई। वो खुद भी हैरान हुई। आज क्या बात है? तुम मेरे पास आकर बैठ गई हो? उन्होंने मशकूक नजरों से उसे देखा। जब से उससे मोबाइल मिला था वो हर वक्त उसी में गुम रहती थी। माँ के पास बैठना तो जैसे भूल ही गई थी। परीशा ने हिम्मत जमा की। अम्मी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आयशा भी वहीं बैठी थी। उसने फौरन आंखों ही आंखों में उसे मना किया, जैसे कह रही हो ये गलती मत करना, हम दोनों मारे जाएंगे। मगर परीक्षे तो अब किसी और ही दुनिया का असर था। हाँ बोलो, क्या बात है? साजदा बेगम ने मसरूफ अंदाज में कहा। परीक्षा ने थूक निकला और अगले ही लम्हे सब कुछ कह दिया। एक पल को जैसे वक्त रुक गया। फिर साजदा बेगम के हाथ से चीजें छूट गईं और वो बेख्तियार अपना सर पकड़ कर बैठ गई। आयजा, इससे कहो यहाँ से चली जाए। ये क्या बकवास कर रही है? किसी लड़के को पसंद करती है? मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उनके अल्फाज में गुस्सा ही नहीं, सदमा भी था। वो अब परीक्षा की तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। परीक्षा ने हिम्मत न हारी। अम्मी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप मुझे जवाब दें, आप क्यों नहीं मान सकती मेरी बात? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मूसा से। ये जुमला सुनते ही साजदा बेगम का सब्र टूट गया। वो झपट कर उसके करीब आई और उसके बालों से पकड़ लिया। परीक्षा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर जुबान ना रुकी। आप जो चाहें कर लें, मैं शादी तो मूसा से ही करूंगी। मैंने ये तक नहीं बताया कि उस लड़के ने उसका राब्ता कैसे हुआ। साजदा बेगम के लिए ये सब किसी डरावने ख्वाब से कम न था। एक अनजान लड़का और उनकी बेटी इस हद तक जा चुकी थी। आखिरकार उन्होंने उसे जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया। और सुन लो आयशा, दरवाज़ा खोलने की हिम्मत भी मत करना। दरवाज़ा बंद हुआ, मगर अंदर से आवाज़ें आती रहीं। मैं मूसा मलिक से शादी करूंगी। आप मुझे नहीं रोक सकती। इधर साजदा बेगम ड्राइंग रूम में बेचैनी से टहल रही थी। आयशा खामोश खड़ी थी। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम था? सवाल सख्त था। आयशा ने फौरन इनकार में सर हिला दिया। वो सच बताने की हिम्मत नहीं रखती थी। साजदा बेगम उसे हमेशा सीधी सादी और फर्माबरदार समझती थी। अगर वो जानती कि आयशा खुद भी अपने शोहर से छुपकर बात करती है तो शायद इतना गुस्सा ना करती। मगर परीक्षा का मामला मुख्तलिफ था। वो एक अजनबी से जुड़ी हुई थी और ये बात उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं थी। परीक्षा पूरी रात कमरे में बंद रही। सुबह जब यूसुफ खान और जैन घर से निकल गए तो साजदा बेगम ने दरवाज़ा खोला। वो खाना लेकर अंदर आई और नरमी से बोली, बेटा, ये सब बातें अपने दिल से निकाल दो। ये रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मगर परीक्षा अब भी अपनी जिद पर कायम थी। जब साजदा बेगम ने उससे मोबाइल मांगा तो उसने साफ इनकार कर दिया। वो पहले ही मोबाइल छुपा चुकी थी। साजदा बेगम समझ गई थी कि सारी कहानी इसी मोबाइल के गिर्द घूम रही है, मगर वो मामला मजीद बढ़ाना नहीं चाहती थी। उन्हें डर था कि कहीं ये बात शोहर और बेटे तक ना पहुंच जाए। मगर सच ज्यादा देर छुपा नहीं। कुछ दिनों से यूसुफ खान जब भी घर आते, परीक्षा कहीं नजर नहीं आती। आज भी यही हुआ तो उन्होंने खुद ही बात छेड़ दी। आयशा बेटा, परीक्षा कहाँ है? कई दिनों से दिखाई नहीं दी, खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? उन्होंने बात हल्के अंदाज में की, मगर ये वो सवाल था जिसका जवाब अब ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता था। आयशा की बात सुनकर यूसुफ खान का चेहरा फौरन फिक्र से भर गया था। क्यों नहीं बताया मुझे? मैं देखता हूँ अपनी बेटी को। वो सोफे से उठ खड़े हुए। उनके उठते ही साजदा बेगम और आयशा
दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो दोनों भी उनके पीछे लपकी। आयशा आगे आगे भागकर कमरे तक पहुंच गई। यूसुफ खान आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ रहे थे, मगर जैसे ही वो ऊपर पहुंचे आयशा ने जल्दी से कमरे का दरवाजा खोल दिया और परीक्षे को आंखों ही आंखों में इशारा किया। बाबा आ रहे हैं, बस थोड़ी देर खामोश रहना। परीक्षे फौरन बेड पर आकर बैठ गई। चेहरे पर नकाहत पहले ही मौजूद थी, मगर अब उसने उसे और बढ़ा लिया था। असल में उसे वाकई बुखार भी था, मगर इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुद को कैसे संभाले। दरवाज़ा खुला और यूसुफ खान अंदर दाखिल हुए। उन्होंने फौरन बेटी के माथे पर हाथ रखा। अरे मेरी जान, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। उनकी आवाज़ में बेचैनी थी। चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। परीक्षे कुछ न बोल सकी, बस खामोशी से सिर झुका लिया। थोड़ी देर बाद वो उसे डॉक्टर के पास ले गए। घर वापसी पर उसे दवाइयाँ दी गईं, मगर वो दवा से ज़्यादा अपने दिल की मर्ज़ में उलझी हुई थी। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। इसी वक्त वो दोबारा मोबाइल उठाकर मूसा से बात कर रही थी। अम्मी नहीं मान रही। उसकी आवाज़ भारी थी। दूसरी तरफ मूसा ने कहा, फिर हम भाग चलते हैं, वरना ये लोग हमें कभी एक नहीं होने देंगे। परिशे खामोश होगी। भागने का ख्याल उसके दिल में आया तो था, मगर वो अभी तक इस कदम के लिए तैयार नहीं थी। रात गहरी हो चुकी थी। तकरीबन 12:30 बज चुके थे। वो बात कर ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। परिशे एकदम घबरा गई। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने जल्दी से मोबाइल दुपट्टे में छुपा लिया। इसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि जैन वापस आ चुका है। वह दरवाजे के बाहर खड़ा था और कमरे से आने वाली आवाज़ें सुन चुका था। वह गुस्से में दरवाज़ा पीट रहा था। परीशा ने डरते डरते दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही जैन का हाथ उसके चेहरे पर पड़ा। एक जोरदार थप्पड़, और वो सीधी ज़मीन पर जा गिरी। मोबाइल हाथ से छूटकर मार्बल पर गिरा और टूट गया। उसके होंठ से खून निकल आया था। ये क्या तमाशा लगा रहा है? जैन चीख रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर साजदा बेगम और यूसुफ खान भी वहां आ पहुंचे। जैन ने गुस्से में सब कुछ बता दिया। यूसुफ खान का चेहरा सख्त हो गया। भले वो बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे, मगर ये बात उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उन्होंने सख्त लहजे में बहुत कुछ कहा। साजदा बेगम को भी सुनाया कि तबीयत में कहाँ कमी रह गई थी। घर की फिजा अचानक बोझल हो गई थी। सैन ने टूटा हुआ मोबाइल उठा लिया। परीक्षा सिर्फ रोती रही, कुछ बोल ना सकी। दोनों बाप बेटा उसे आखिरी वार्निंग देकर वहां से चले गए। ये सब अभी खत्म करो और उसे अपने जहन से निकाल दो। परीक्षा कमरे में तन्हा रह गई। आंसू थमते नहीं थे और दिल जैसे टुकड़ों में बिखर गया था। परीक्षा, तुम मेरा कितना इम्तिहान लोगी? साजदा बेगम की आवाज टूट रही थी। वो बेटी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई थी। आंखों में आंसू थे और चेहरे पर बेबसी। मगर परीशे खामोश थी। उसकी नजरें कहीं और थीं, जैसे वो माँ की बात सुन ही ना रही हो। उसके अंदर गुस्सा, दुख और जिद सब इकट्ठे हो चुके थे। कुछ देर बाद साजदा बेगम और आयशा वहां से चली गई। कमरे में खामोशी छा गई। परीशा ने सारी रात आंसुओं में गुजार दी। अगला दिन भी इसी खामोशी में गुजर गया। न खाना न पानी, बस एक बंद कमरा और बेचैन दिल। फिर अगली रात आई। तकरीबन 9:30 बज रहे थे। परीक्षा को यकीन था कि आयशा जाग रही होगी। वो हिम्मत करके उसके कमरे में पहुंची। उसका इरादा वाज़िया था। वो मूसा को सब कुछ बताना चाहती थी। किसी तरह उसने आयशा से फ़ोन ले लिया। मूसा का नंबर उसे पहले ही ज़ुबानी याद था। काल मिलते ही उसने पूरी बात बता दी। घर की सख्ती, कैद और अपना फैसला। मूसा दूसरी तरफ से फ़ौरन घबरा गया। मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने, फ़िक्र मत करो। सब ठीक हो जाएगा। परीक्षा इसी लम्हे ज़्यादा सोच न सकी, उसने बस हाँ कर दी। आयशा उसके पास आकर बार बार समझा रही थी, खुदा का वास्ता है ये मत करो, अम्मी अब्बू तबाह हो जाएंगे। मगर परीक्षा के कानों में जैसे कुछ नहीं जा रहा था। थोड़ी देर बाद आयशा के फ़ोन पर मैसेज आया, मैं नीचे आ गया हूँ। अब फैसला हो चुका था। परीक्षा ने जल्दी से बैग उठाया और नीचे आ गई। ड्राइंग रूम से गुजरकर वो लॉन में पहुंची। चौकीदार सो रहा था। गेट से निकलना उसे खतरनाक लगा, इसलिए वो पिछले हिस्से की तरफ गई। वहां लोहे की एक सीढ़ी पड़ी थी। उसने सीढ़ी दीवार से लगाई और ऊपर चढ़ गई। दीवार पर बैठकर वो कुछ लम्हे रुकी। नीचे जमीन काफी ऊंची लग रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। इसी लम्हे मूसा की गाड़ी दीवार के करीब आकर रुकी। परीशा ने हिम्मत करके और छलांग लगा दी। अगले ही लम्हे वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और सांस बेकाबू था। मूसा ने नरमी से कहा, फिक्र मत करो, हम आज ही कराची चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो रात भर सफर में रही।
सुबह के करीब कराची पहुंचे और दोपहर तक निकाह हो गया था। परीशे का दिल अब भी डरा हुआ था। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि वो जिस शख्स के साथ है वो कैसा होगा, मगर अब वापसी का रास्ता नहीं था। मूसा बार बार उसे तसल्ली देता रहा, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ लाहौर में कोहराम मच चुका था। यूसुफ खान और जैन उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे गायब हो गई थी, जबकि उसके पास मोबाइल भी नहीं था। कई दिन वो पागलों की तरह लाहौर में उसे तलाश करते रहे। फिर आखिरकार खबर मिली, परीशे कराची में है और निकाह हो चुका है। कराची जाने वाली सड़क पर अचानक एक इत्तला ने यूसुफ खान और सैन खान के कदम रोक दिए। सर, रास्ते में एक लाश मिली है। शायद वही लड़की है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। ये सुनते ही यूसुफ खान जैसे टूट गए। उनके हाथ कांपने लगे और आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। वो लोग फौरन उस जगह पर पहुंचे। एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी थी। चेहरा बुरी तरह मसख था। उम्र तकरीबन वही लग रही थी जो परीशे की थी। गोरा रंग और दुबला सा जिस्म देखकर एक लम्हे को सब साकित हो गए। यूसुफ खान ने कांपते हाथों से उसे देखा, ये मेरी बेटी। उनके अल्फाज गले में अटक गए। जैन भी खामोश खड़ा था, मगर चेहरे पर बेचैनी और गुस्सा दोनों थे। पहली नजर में सबने समझ लिया कि शायद यही परीशे है। यूसुफ खान का दिल जैसे सीने से निकलने लगा था। वो बार बार खुद को कोस रहे थे कि अगर वक्त पर उसकी शादी कर देते तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। मगर अभी हकीकत पूरी तरह वाज़ेह नहीं हुई थी। कुछ देर बाद असल वारिस पहुंच गए थे। लाश की शनाख्त हुई और सारी गलतफहमी दूर होगी। यूसुफ खान ने गहरा सांस लिया, जैसे किसी बोझ से वक्ती निजात मिली हो। मगर दिल का सुकून फिर भी वापस नहीं आया। अगर मेरी बेटी मिल जाए तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, बस सीने से लगा लूंगा, वो दिल ही दिल में सोच रहे थे। लेकिन जैन के इरादे अब भी सख्त थे। वो फौरन कराची जाने के लिए तैयार हो गया। इधर परीशा इस वक्त एक अलग ही जगह पर थी। मूसा ग्रोसरी लेने के लिए बाहर गया हुआ था। वो एक बड़े फार्म हाउस में रह रहे थे, जहां आसपास कोई नहीं था। खामोशी हर तरफ छाई हुई थी। इसी दौरान गेट पर दस्तक हुई। परीशा घबरा गई। उसने इंटरकॉम पर भी चेक नहीं किया था। सीधा बाहर निकल आई और गेट खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही उसके कदम रुक गए। सामने उसके बाप और भाई खड़े थे। यूसुफ खान ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। उन्होंने फौरन बेटी को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में सुकून भी था और दर्द भी था। सैन खामोश था, मगर उसकी आंखों में गुस्सा अब भी मौजूद था। वो कुछ कह नहीं सका क्योंकि बाप सामने था। परीशा कामती हुई उनके गले लगी रही, आंसू बहते रहे। कुछ देर बाद वो उसे साथ लेकर लाहौर रवाना हो गए। लंबी मुसाफत के बाद वो घर पहुंच गए थे। इधर मूसा को अभी तक कुछ इल्म नहीं था। वो समझ रहा था कि परीक्षा वही है। परीक्षा भी खामोश थी। उसका फ़ोन उसके पास था, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। घर पहुंचकर यूसुफ खान को यह हकीकत भी मालूम हो चुकी थी कि परीक्षा निकाह कर चुकी है। वो लड़की की लाश वाली गलतफहमी और अपनी बेटी के मिलने की खुशी के दरमियान एक अजीब सी कैफियत में थे। इसलिए अब उनका रवैया पहले जैसा सख्त नहीं रहा था, मगर घर का सुकून फिर भी वापस नहीं आया था। ज़ैन अपनी ही उँगलियां चबाता रह गया था, जैसे कुछ लम्हे पहले जो कुछ हुआ वो उसके काबू से बाहर निकल गया हो। वो कुछ भी ना कर सका। इधर आयशा और साजदा बेगम परीक्षे को सामने देखकर हैरत और खुशी के मिले जुले एहसास में खो गई थी। कुछ देर पहले उन्हें भी यही खबर मिली थी कि परीक्षा मर चुकी है, मगर अब वो जिंदा उनके सामने बैठी थी। परीक्षा भी ड्राइंग रूम में ही मौजूद थी कि इसी वक्त उसके मोबाइल पर मूसा की कॉल आने लगी। उसने सबके सामने ही कॉल उठा ली। मैं अम्मी बाबा के पास आई हुई हूँ, वो घबराहट में कह रही थी। अभी वो बात कर ही रही थी कि यूसुफ खान ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया और मूसा से खुद बात करने लगे। उनका लहजा बदला हुआ था। अब तुम इज्जत के साथ बारात लेकर आओ। यह सुनकर दूसरी तरफ मूसा के चेहरे पर खुशी आ गई। वो बेहद मुतमईन और खुशी हो गया। वक्त तेजी से गुजर गया। फिर एक हफ्ते बाद जब बारात आई तो पूरा घर सजा हुआ था। परीक्षा दुल्हन के लिबास में बैठी थी, मगर उसकी आंखें नम थी। खुशी और उदासी के साथ साथ चल रही थी। कुछ ही देर बाद रुखसती हो गई। वो अपने नए घर मलिक हाउस पहुंच गए। बंगला बहुत बड़ा था, मगर इस लम्हे सबसे बड़ी खुशी उन दोनों के चेहरों पर थी। रात को वो दोनों एक कमरे में बैठे थे। खामोशी थी, मगर दिलों में सुकून भी था और हैरत भी। परीशा ने धीमी आवाज में कहा, मूसा जान, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बाबा इतनी जल्दी मान गए थे। उसकी आंखों में फिर नमी आ गई। मूसा ने नरमी से उसके आंसू साफ किए। अब रोने की जरूरत नहीं, हम एक हो चुके हैं। अब सिर्फ खुशी के दिन हैं।
وہ اسے آہستہ سے اپنے قریب لے آیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ پریشے خاموش ہو کر اس کے سینے سے لگی۔ اب وہ دونوں ایک رشتے میں بن چکے تھے، صرف دل کا نہیں، اب خاندانوں کی رضامندی کا بھی۔ جو سفر سختیوں سے شروع ہوا تھا، وہ آخر کار سکون پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اپنی نئی زندگی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ موسیٰ کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی محبت کو اتنی جلدی پا گیا تھا، اور پریشے بھی اندر ہی اندر اس تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی۔ ایک نیا گھر، نیا رشتہ اور ایک نیا آغاز۔ محبت کا یہ سفر مشکل ضرور تھا، مگر آخر کار اپنی منزل تک پہنچ گیا تھا۔